प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट में हमने विगत कक्षा में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा की थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वो 1803 और 1805 ईस्वी के बीच में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का अध्ययन हम आज करेंगे। लगभग 1 वर्ष के अंतराल में ही अंग्रेज़ों व मराठों के बीच तीसरा युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध बेले जली का होलकर से हुआ, जिसके निम्न कारण माने जाते थे। जैसे नंबर पहला है वेले जली की साम्राज्यवादी भावना। धन तथा भूमि की ऐसी भूख होती है जो कभी नहीं बुझती। यही बात लॉर्ड वेलेजली के साथ थी। देवगांव तथा सुरजी अर्जुन गांव की संधियों से कंपनी की अधिराज्य सीमा काफ़ी बढ़ गई थी और मुगल सिंहासन पर आसीन अकबर के वंशजों के संरक्षण का भार भी कंपनी पर आ पड़ा था। परंतु वेलेजली की साम्राज्यवादी क्षुधा शांत नहीं हुई थी। वह होलकर के प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए आतुर हो रहा था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो प्रथम और महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि वेलेजली की साम्राज्यवादी भावना। द्वितीय कारण हम लेते हैं सिंधिया व भोंसले का असंतुष्ट होना। दोनों शक्तियों ने व्यवस्था से अंग्रेजों के साथ अपमानजनक संधियां तो कर ली थी, परंतु हृदय से वे विक्षुब्ध थे। सिंधिया को अपनी सेना की वीरता पर बड़ा गर्व था और यही बात भोंसले के साथ थी। पराजय स्वीकार करने से उनके बहुत से महत्वपूर्ण प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में चले गए थे। तो दोनों मराठा शक्तियां अपने खोए हुए प्रदेशों को वापस लेने के लिए प्रयत्नशील थे। और तीसरा जो तात्कालिक कारण था कि लॉर्ड वेलेजली जब भोंसले व सिंधिया की सेनाओं से युद्ध कर रहा था, उस समय की स्थिति का लाभ उठाते हुए होलकर जयपुर लूट में व्यस्त था। जयपुर से उस समय तक अंग्रेज़ों के संबंध अच्छे हो गए थे, अतः वेलेजली जयपुर को होलकर की लूट से मुक्त करना चाहता था। इस समय होलकर के यहाँ 3 अंग्रेज डॉड, विकर्ष तथा धान नौकरी में थे। होलकर ने उन तीनों को फांसी दे दी। एस.आर. शर्मा कहते हैं कि लॉर्ड वेलेजली ने इस घटना को एक प्रकार से कंपनी सरकार को युद्ध की चुनौती समझा। P.E. रॉबर्ट्स जैसे विद्वानों की धारणा है कि यदि लेक भरतपुर के घेरा न डालकर लगे हाथ होलकर पर एक चारों ओर कर देता तो मराठा सरदार सदैव के लिए शांत हो जाता, किंतु लेक भरतपुर नरेश से उलझ बैठा, जिसके फलस्वरूप वह न होलकर को पूरी तरह परास्त कर सका और न ही भरतपुर ही पर अधिकार कर सका। इस असफलता की इंग्लैंड में भारी प्रतिक्रिया हुई और अंत में जुलाई 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को लॉर्ड वेलेजली के स्थान पर दूसरी बार भेज दिया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस और मराठा। भारत पहुंचने पर उसने भी हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। इसके अलावा वह 67 वर्ष का हो चुका था, अतः वह मराठों के विजित प्रदेशों को लौटा कर भी उनसे संधि करने को तैयार था। राजपूत नरेशों को कॉर्नवालिस की यह समर्पण की नीति अच्छी नहीं लगी, परंतु कॉर्नवालिस अपनी योजनाओं की क्रियान्वित करने से पूर्व ही 5 अक्टूबर 1805 में गाजीपुर में उसकी मृत्यु हो गई।
कॉर्नवालिस के बाद में सर जॉर्ज बार्लो और मराठा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जॉर्ज बार्लो ने भी तटस्थता व हस्तक्षेप की नीति अपनाई, अतः वह भी कॉर्नवालिस द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर मराठों से संधि करने के लिए जो है तैयार हो गया। यथा उसने जो संधियाँ की वो जैसे सिंधिया के साथ नवीन संधि नवंबर 1805 में की थी। फिर उसके बाद में होलकर के साथ संधि जो 7 जनवरी 1806 को राजपुर घाट की संधि जिसे बोलते हैं वो की थी। उक्त संधि से जॉर्ज बार्लो की कटु आलोचना हुई। उसकी उदार नीति ये यशवंत राय होलकर की संघ के सदस्यों को पुनः संगठित करने की महत्वाकांक्षा को जागृत कर दिया। उसने अपनी सेना का पुनर्गठन कर लिया और भानुपुरा में शस्त्र निर्माण की एक फैक्ट्री स्थापित कर ली, परंतु 27 अक्टूबर 1811 में उसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 में भारत के गवर्नर जनरल का पद संभाला। वह भी वेलेजली की भांति पक्का साम्राज्यवादी था। भारत की तत्कालीन दयनीय राजनीतिक अवस्था ने भी उसे साम्राज्यवादी नीति अपनाने को प्रोत्साहित किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स की इस नीति ने मराठा संघर्ष को पुनः आरंभ कर दिया था। युद्ध के कारण पहला है लॉर्ड हेस्टिंग्स की साम्राज्यवादी नीति, यानी कि वो साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि दूसरे जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल आए थे उसी प्रकार से वेलेजली की तरह। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की साम्राज्यवादी नीति भी इस युद्ध का एक प्रमुख कारण थी। लॉर्ड वेलेजली की नीति का अनुसरण करता लॉर्ड हेस्टिंग्स को हस्तक्षेप की नीति पसंद नहीं थी। वह समस्त भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व देखना चाहता था और मराठा संघ को ध्वस्त किए बिना वह इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता था। तो युद्ध का ये कारण हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स की साम्राज्यवादी। दूसरा कारण है पेशवा द्वारा मराठा संघ का अध्यक्ष बनने का प्रयास करना, यानी कि पेशवा ने अपने अविवेकशील मंत्री त्रिम्बक जी के उकसाने पर मराठा संघ का वास्तविक अध्यक्ष बनने का प्रयास किया। और इस संदर्भ में उसका गायकवाड़ से सीमा के प्रश्न पर भी विवाद हुआ। एलिफिस्टन ने पेशवा का विरोधी रुख देखकर 13 जुलाई 1817 को पेशवा से नई संधि करने को कहा। इसके प्रतिरोध में पेशवा ने 5 नवंबर 1817 को रेजिडेंट पर आक्रमण कर दिया। इस खबर को सुनते ही गवर्नर जनरल ने कहा कि अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पेशवा को पंगु बनाना आवश्यक है। तीसरा कारण है मराठा सरदारों का पूर्व संधियों से असंतुष्ट होना, यानी कि 1805 तक भोंसले, सिंधिया व होलकर विभिन्न संधियों के अंतर्गत कंपनी के प्रभुत्व में चूंकि आ चुके थे, परंतु वे कंपनी के साथ की गई पूर्व संधियों को अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। इस कारण उनकी यह तीव्र इच्छा बनी हुई थी कि इन संधियों की बंदिश से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त हुआ जाए। तो मराठा सरदार जो पूर्व पहले जो संधि हुई उन सबसे असंतुष्ट थे। चौथा कारण है रेजिडेंटों का बढ़ता हुआ प्रभाव। रेजिडेंट मतलब अंग्रेज रेजिडेंट। मराठा राज्यों में संधियों के अंतर्गत अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त कर दिए गए थे। अब वे रेजिडेंट प्रभुता के नशे में अपने प्रभाव के राज्यों में दिन पर दिन प्रभाव बढ़ाते जा रहे थे। वे मराठा शासकों के कार्यों में हस्तक्षेप करने लग गए थे और इस प्रकार के हस्तक्षेप से पेशवा, भोंसले, सिंधिया व होलकर परेशान हो गए थे। अगला कारण है कंपनी द्वारा सैनिक शक्ति बढ़ाना।
वेलेजली की भांति लॉर्ड हेस्टिंग्स भी मराठा शक्ति के दमन के लिए कटिबद्ध था। अतः उसने उसके आगमन से पूर्व मराठा युद्धों में क्षीण हुई कंपनी की सैनिक शक्ति को पुनः प्रबल बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट कारण है पिंडारियों को मराठों का सहयोग। जब लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत आया उस समय दक्षिण भारत में पिंडारियों का आतंक था। 1812 में उन्होंने बुंदेलखंड को लूट लिया था। 1815 में उन्होंने हैदराबाद पर भी धावा बोल दिया था और हैदराबाद कंपनी के संरक्षण में पहले ही आ चुका था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को ये शंका हो गई थी कि पिंडारियों को मराठों का संरक्षण प्राप्त है, अतः पिंडारियों का वह सदा के लिए समाप्त करने के लिए भी वह मराठों का दमन आवश्यक समझता था। सातवां कारण है मराठा सरदारों से अलग अलग नवीन संधियां करना। जैसे नागपुर के अप्पा साहब के साथ संधि जो मई 1816 में हुई। इसी प्रकार से पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ संधि जो 13 जून 1817 को हुई। तीसरी संधि है सिंधिया के साथ संधि जो 5 नवंबर 1817 को हुई। और चौथी संधि है गायकवाड़ के साथ संधि जो 6 नवंबर 1817 को हुई। तो इन संधियों से भी मराठा सरदार जो है नाराज थे। मराठा सरदारों से अलग नवीन संधियां उन्होंने की थी। तो ये भी एक युद्ध का एक प्रमुख कारण था। और अंत में एक कारण था होलकर परिवार में गृह कलह। 1817 में जसवंत राय होलकर की मृत्यु के उपरांत परिवार में झगड़े आरंभ हो गए, जिससे राज्य में अशांति और अराजकता फैल गई। होलकर परिवार की इस निर्बलता का लाभ उठाते हुए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मृत होलकर के दोस्त थे दो, एक तो अमीर खान और दूसरा गफूर खान को अपनी ओर मिला लिया। ये दोनों इंदौर राज्य में जमींदार थे। इससे जसवंत राय होलकर के पुत्र मल्हारराव होलकर द्वितीय की स्थिति कमजोर हो गई थी। अब आता है, ये तो हुए युद्ध के कारण, अब आता है युद्ध की घटनाएं। अपमानजनक राजनीतिक उथल पुथल व अंग्रेजों से निरंतर परास्त होने पर मराठों ने सबक नहीं लिया। तीसरे युद्ध के दूसरे चरण में भी वे संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में नहीं उतरे। युद्ध में सर्वप्रथम बाजीराव द्वितीय उतरे। त्रिम्बक को बंदी बनाने के विरोध में पेशवा ने पूना की रेजिडेंसी में आग लगा दी। रेजिडेंट एलिफिस्टन को भागकर एक सैनिक छावनी में शरण लेनी पड़ी। वहां पर सेना को संगठित कर किरकी, एक जगह का नाम है, किरकी नामक स्थान पर उसने पेशवा की सेना को मात दी। पूना पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस पराजय के फलस्वरूप उसे 18 जून 1818 को मेलकॉम से संधि करनी पड़ी और अपना पेशवा पद सदी के लिए गवा बैठा। भोंसले को सीता बल्डी 27 नवंबर 1817 तथा होलकर को महीदपुर 21 दिसंबर 1817 परास्त कर उन्हें संधि के लिए विवश कर दिया। होलकर ने 18 जनवरी 1818 को मंदसूर संधि की। परिणामतः होलकर के राज्य की सीमा भी घटा दी। अमीर खान को टोंक रियासत दे दी गई। राजस्थान पर होलकर का प्रभुत्व सदा के लिए समाप्त हो गया। दौलत राव सिंधिया भी 5 नवंबर 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स से संधि कर कंपनी की प्रभुता मान बैठा। इस प्रकार से ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, इस युद्ध का अंत हुआ और एक एक करके मराठा सरदार परास्त कर दिए गए और मराठा संघ समाप्त हो गया।
दिल्ली की राजनीति में मराठों का अब कोई हाथ नहीं रहा। राजपूताना, मालवा व बुंदेलखंड से मराठों के प्रभाव समाप्त होने का अर्थ यही था कि उत्तर भारत में मराठों का 1817 के बाद कोई प्रभाव नहीं रहा। यही कारण था कि 1818 ईस्वी में राजपूताना के लगभग सभी राजपूत नरेशों ने लॉर्ड वेलिजली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि तीसरे मराठा युद्ध के उपरांत भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य का पर्याप्त विस्तार हो गया। इस प्रकार जो कार्य लॉर्ड वेलिजली ने आरंभ किया था उसे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में पूरा कर दिया। अब कंपनी का अधिराज्य कन्याकुमारी से लेकर सतलज नदी तक विस्तृत हो गया। पंजाब का रणजीत सिंह उनका मित्र बन गया। इस युद्ध के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डार्डवेल ने लिखा है कि 1818 ईस्वी की संधि से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता का आरंभ होता है। कोई राज्य ऐसा नहीं रहा जो इसकी सर्वोच्चता को चुनौती दे और कोई राज्य ऐसा नहीं रहा जो उसकी संधियों का बहिष्कार करे। धन्यवाद।